करने का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर ने ऑलरेडी किए हुए। लेकिन वो आरक्षण मंडल कमीशन जो बना कितने दिनों के बाद लागू हुआ, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। 1950 में संविधान में व्यवस्था हुआ ओबीसी के लिए, और लागू कब हुआ? 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने किया। कितना दिन लगा? 40 साल लगा। बैकवर्ड क्लास की ओबीसी के खोज करने में 40 साल लग गया कि कौन ओबीसी है, उसके लिए सुविधा देना है। उसके बाद जब लागू भी हुआ, बीपी सिंह ने जब लागू किया तो आपने क्या देखा? हम लोग चुपचाप सो गए। ओबीसी के लोगों को लगा कि अब तो मेरा काम हो गया, नेताओं को भी लगा कि मेरा काम हो गया। लेकिन जो दुश्मन जो था वो शुरू से और तेजी से लग गया कि किस तरह से, मान लीजिए कि ओबीसी के और जो सामाजिक न्याय की जो बात करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के तहत आने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से कटेल किया जाएगा। उसी के बाद शुरू होता है षड्यंत्र। पहला षड्यंत्र कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना। पहले था कि सरकार मान ली कि कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करेगी, लेकिन जब लोगों को लग गया कि अब तो मंडल कमीशन के रिपोर्ट लोग लागू कराने की स्थिति में आ गया, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के नेता ज़्यादा आ रहे हैं चुनाव जीतकर, तो अब जो ये चाहेंगे वही जज नियुक्त होगा। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने, तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की थी, नरसिम्हा राव ने, उन्हीं के मिली भगत से ये कॉलेजियम सिस्टम बन गया, ताकि जज जो है वही जजों की नियुक्ति करेंगे। मतलब जो जज वहाँ बैठे हुए हैं अपने परिवार के लोगों को ही, वो उनके परिवार को, उनके परिवार को, उनके परिवार को, तो कॉलेजियम सिस्टम पर कब्जा करने का काम पहला काम हो गया। दूसरा साजिश हो गया कि ओबीसी को संख्यानुपात में भागीदारी नहीं मिलेगा। मान्यवर राम स्वरूप वर्मा जी और जगदेव बाबू ने 90 भाग शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा दिया। लेकिन उन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट जब हुआ तो उन्होंने कटेल करके कहा कि नहीं, आपको 50% के अंदर ही रहना होगा। 50% मतलब 50% शेड्यूल कास्ट को काटिए और जो बचेगा वही ओबीसी को मिलेगा। नतीजा क्या हुआ कि ओबीसी की आज बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि रिजर्वेशन है ही नहीं, 50% हो गया, ये हो गया। तीसरा, कोर्ट ने एक और बात कह दिया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पहले से रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, पहले से 1972 से ही पूरा केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में लागू था। तब तक किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अवैधानिक है, असंवैधानिक है, कभी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ तो कहना शुरू कर दिया कि तो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्यों? इसलिए कि लगा कि अब ओबीसी के लोग भी प्रोन्नति में आरक्षण पाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। एससी एसटी को देने से तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा कि एससी एसटी बहुत पीछे है, लेकिन ओबीसी तुलनात्मक ढंग से बहुत आगे है एससी एसटी से। इनको जब मौका मिलेगा तो बहुत जल्दी छलांग लगा के ऊपर पद पर चले जाएंगे। तो रोकने के लिए सारा चीज़ हुआ, कहीं कुछ नहीं विरोध हुआ। हमारे लोगों ने कहीं कोई विरोध नहीं किया, हमारे नेताओं ने। ऐसा नहीं कि हमारे नेता वहाँ नहीं थे, हमारे नेताओं के रहते हुए वही हुआ। उसके बाद आपका नई आर्थिक नीति लाया गया उसी समय, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई जो आर्थिक विषमता है, जो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी मानने की जो जनरल कैटेगरी से जो आर्थिक समाज में विषमता है, उस विषमता को जब दूर नहीं करोगे तो समाज खंडित हो जाएगा, देश खंडित हो जाएगा। इसके विपरीत
लोगों ने नई आर्थिक नीति लाकर आर्थिक विषमता को चौड़ा करने का काम किया, इसलिए कि ताकि आपके गरीब लोगों को ये दिमाग में आ जाए ये संविधान हमारे किसी काम का नहीं है। संविधान के विरुद्ध आप ही के लोगों को खड़ा करने के लिए ये सब सारा तमाशा हुआ। आज हम लोग भुक्तभोगी हैं। हमारी सरकारें भी बहुत जगह बनी। बिहार सरकार में 30 वर्षों से बहुजनों के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। कभी लालू जी रहे, उनका परिवार रहा, कभी आज नीतीश जी मान ली की हैं। घुमा फिरा कर बहुजनों के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार चल रही है। लेकिन वही अब साउथ में चले जाइए, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, वहाँ की जो सामाजिक न्याय की जो सरकार थी उन्होंने ओबीसी को संख्यानुपात में रिजर्वेशन दे दिया। जितनी उनकी संख्या थी उसके हिसाब से रिजर्वेशन दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वहाँ धूल चाट रही हैं, उनको वहाँ मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा हुआ। हमारे लोगों ने संविधान के अनुसार ओबीसी को संख्यानुपात में भागीदारी देने से इनकार किया। नतीजा क्या है कि आज हमारे नेता धूल चाट रहे हैं। और यूपी में और बिहार में आप देखिएगा कि बीजेपी जो है हिंदुत्व का नारा देके आज सबसे आगे माले के फल फूल रही है। इसीलिए सामाजिक न्याय जो होने चाहिए, सामाजिक न्याय का विरोधी जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो उसका एजेंडा है सांप्रदायिक एजेंडा, धार्मिक एजेंडा, उस पर तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमारे लोग जो सामाजिक न्याय का जिसका एजेंडा है उनको लोगों ने छोड़ दिया। तो इसलिए आज ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि भाई आरक्षण से क्या होगा, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग नौकरी में जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन आप जरा दिमाग लगाकर सोचिए, देश को कंट्रोल कौन करता है? देश को कंट्रोल करने की क्षमता किसमें है? जो एमपी है, जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, ये आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और जो ऑफिसर हैं, वही देश को कंट्रोल करते हैं कि देश कैसे चलेगा। सारा ताना बाना वही मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं वही लोग करते हैं। अगर वहाँ पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो वहाँ क्या कानून बनेगा, वहाँ क्या मान लीजिए कोई निर्णय होगा, आपके विरुद्ध ही निर्णय होगा। जैसे न्यायपालिका में आपके लोग नहीं हैं तो न्यायपालिका में सारा सिस्टम जो भी है वहाँ विरोध, आपके विरोध में ही फैसला होता है। उसी तरह से जो कार्यपालिका है, अगर वहाँ पर आपके लोग नहीं रहेंगे, सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा और आपके संख्यानुपात में लोग नहीं रहेंगे तो आपके पक्ष में कुछ होना नहीं जाना है और सारा चीज़ चौपट हो जाना है। तो आज परिस्थिति क्या है? न्यायपालिका पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके विरोध में मान लीजिए खड़ा, मीडिया आपके विरोध में खड़ा है, माहौल बना दिया। उसके बाद कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आप देख लीजिए दो चीज़ ये मोदी जी की सरकार ने कर दिया। क्या कर दिया? पहला, सवर्णों को आरक्षण दे दिया। आरक्षण किसको चाहिए था भाई? नियम क्या है? संविधान कहता है कि जिस समुदाय का, उन पिछड़े समुदाय जिनका प्रतिनिधित्व कम है, जो अपने बदौलत वो उतना जितना संख्या है संख्यानुपात में नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए उनको देने के लिए अलग से रिजर्वेशन का व्यवस्था किया जाए। अब बताइए, सवर्णों का प्रतिनिधित्व कम है क्या? सवर्ण ज़्यादा प्रतिनिधित्व लेते हैं, इसीलिए तो इधर रिजर्वेशन की जरूरत है। अगर अपना हिस्सा भर लेते तो रिजर्वेशन की जरूरत होता क्या? तो जो ऑलरेडी पहले ज़्यादा ले रहा है तो संविधान को तोड़ के व्यवस्था हुआ, इसलिए कि सवर्णों का वर्चस्व बरकरार रहे। आप 50% से नीचे रहिए और वो 50% से ऊपर रहे। दूसरी व्यवस्था आप एक सुने होंगे कि ये लेटरल एंट्री का नाम आप लोग सुने हैं। तो लेटरल एंट्री करने का क्या मतलब था? इसलिए कि अपना मन से अपने लोगों को बिना परीक्षा के नियुक्त कर देना, ताकि उनका और वहाँ वर्चस्व स्थापित हो जाए। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, सवर्णों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ये दोनों चीज़ हुआ। हमारे लोगों ने विरोध नहीं किया, हमारे लोग चुपचाप रह गए, सभी लोगों ने हाथ उठा दिया। तो इसलिए अब जब हमारे लोग मान लें कि नहीं समझ रहे हैं, हमारे लोग बिक गए और हमारे लोग सरेंडर कर गए, तो इसको कौन रोकेगा? समाज के लोग रोकेंगे।
जो जनता है वो रोकेगी, सामाजिक न्याय के जो पक्षधर हैं वे लोग रोकेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत बहुजन दावेदारी सम्मेलन पूरा हर एक जगह करने का निर्णय लिया कि ताकि लोगों को बताया जाए लोग ही एक हैं, जनता यहाँ की मालिक है और जनता है उस चीज़ को रोकेगी। अगर नहीं जनता समझती है तो आपका सारा चीज़ छीना जाएगा। जिस दिन आप समझ गए तो किसी को हिम्मत नहीं है कि आपके मालिक के अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करेगा। एक उदाहरण मैं आपको देकर इसको समझाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के खिलाफ अपना निर्णय दिया। SC/ST लोगों में उबाल आ गया। सभी लोग पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं चलाया गया, कोई ना पार्टी थी ना कोई संगठन था। स्वाभाविक रूप से लोगों को लग गया कि ये तो हमको मारने का साजिश है, मारेगा भी और केस भी नहीं करने देगा। हमको बचाने का एक रास्ता था उसको भी बंद कर दिया। क्या हुआ, आंदोलन जब लोग समझ गया तो आंदोलन पर उतारू हो गया और आंदोलन पर उतारी होगा तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को नहीं झुकना पड़ा, कोर्ट को भी झुकना पड़ा। मेरा कहने का मतलब है कि अपने अधिकार के प्रति एक मत होकर अगर आप खड़े हो गए तो आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन हम लोग चूँकि गलत हमको समझाया जा रहा है, हम भी गलत समझ रहे हैं। हमारे लोगों ने समझाया कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, गरीबों को मदद करने के लिए है। हम लोगों ने भी वही समझा जो मनुवादियों ने समझाया। नतीजा क्या हुआ, गरीबी के नाम पर सवर्णों को आरक्षण दे दिया, हम चुप रह गए। इसलिए कि हम नहीं समझे उनकी बात को, हमने मान लिया कि डिट्टो किया, उसमें हाथ मिला दिया। अगर जिस दिन हम समझ जाते कि ये तो संविधान के विरुद्ध मान लिया काम हो रहा है, ये संविधान के विरुद्ध है और हम पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं होता। इसलिए साथियों अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना मालिक होगा और एक मत बनाना पड़ेगा कि इस इश्यू पर हमारा क्या मत है। तो हम लोगों ने बहुत सा एजेंडा मान लिया कि तय किया है कि उस इश्यू पर कम से कम सभी SC/ST OBC के लोग एकत्रित हो जाए। और जिस दिन हम लोग एकत्रित हो गए, आपका सारा समस्या का ये निदान नेताओं से नहीं होना है, ये नेताओं से नहीं होना है, समाज के लोगों से होना है। और समाज के लोग तभी होगा जब समाज के लोग सही बात को समझेंगे। अगर गलत बात में उलझे रहेंगे तो ये कभी होना जाना नहीं है। अभी मान लें कि सरकार मान लें कि बिहार में आ गई, बहुत खुशी की लहर है, ठीक है। एक तो मान लें कि हो गया कि चलो भाई एक बड़का राक्षस चला गया, बड़का राक्षस चला गया। लेकिन बड़का राक्षस जाने से क्या होगा, अगर ये समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, इन पर सामाजिक दबाव नहीं बनता है, तो इन पर होना चाहिए कि जिस तरह से तमिलनाडु में मान लें कर्नाटका में OBC का रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में है, तुम यहाँ लागू करो। जनगणना के लिए दबाव बनाओ केंद्र सरकार पर। जनगणना मान लीजिए कि होना चाहिए केंद्र सरकार का, मान लीजिए कि उसके पृथ्वी में आता है और आप करके ही क्या करेंगे, आपका बात को ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सब सारा चीज़ है अधिकार को समझना और अधिकार के लिए लड़ना। और कुछ नहीं, एक मुट्ठी बांध के सब लोग तैयार हो जाए कि इनकलाब जिंदाबाद और ये जो हम बोल रहे हैं यही सही है, तब आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा, कोई आपका अधिकार नहीं छीनेगा। इसलिए सारा चीज़ आपका अधिकार छीना जा रहा है और प्रतिनिधित्व जहाँ आपका नेता जा रहे हैं उन पर अंकुश रखने की ज़रूरत है। आपके ऑफिसर भी हैं, अगर मान लें कि समाज के विरुद्ध कोई काम करते हैं उन पर भी नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो इसलिए साथियों ये बहुजन दावेदारी सम्मेलन का मुख्य मकसद लोगों को बहुजनों के अधिकार को बताना और उस अधिकार पर उनको एकत्रित करना और मुट्ठी बांध के खड़ा हो जाने के लिए आह्वान करना है। और इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया और पहले पटना में हुआ, उसी तरह से हर एक जगह अभी 8 जगह हो गया है और आगे भी करने का इरादा है कि बहुजन दावेदारी सम्मेलन करके प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड तक भी हम लोग जाएं, लोगों को जागरूक कर दें। आज जिस दिन लागू लोगों को जागरूक कर दिए तो समझिए कि जो मेरा मेन दुश्मन है राक्षस है वो तो भागेगा ही भागेगा। और जो बीच में दलाली करते हैं, बिचौलिए लोग हैं जो सामाजिक न्याय के नाम पर ठगने का काम करते हैं, उनको भी भागना पड़ेगा। इसलिए साथियों ज़रूरी है कि हम लोग सही ढंग से सही बात को समझें और सही के लिए लड़ाई के लिए खड़ा हो जाएं। बहुत मारपीट करने के, हिंसा उंसा करने की ज़रूरत नहीं है। मेन सही बात को समझना और सही बात को रोड पर, चौरास्ता पर, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर चर्चा में इस चीज़ को लाना है
ताकि सत्ता जो है आपके गांव तक पहुंचे। जिस दिन चौक चौराहा पर आपका सत्ता हो जाएगा, आपका देश स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी आपका सत्ता हो जाएगा। अन्यथा आपके नेता वहां रहेंगे। अगर चौराहा पर आपका सत्ता नहीं है, चौराहा पर आप बात करने की स्थिति में नहीं है, चौराहा पर आप की बात कोई सुनने वाला नहीं है, तब वहाँ सत्ता कोई काम नहीं करेगा। इसलिए लोगों को जागरूक करना, और हमको लगता है कि शोषित समाज दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सुख शोषित समाज दल का जो एजेंडा है, शोषित समाज दल का जो 90% का एजेंडा है, वही एजेंडा सामाजिक न्याय आंदोलन का भी है, अब सब मोर्चा का भी है। इसलिए उस आंदोलन को हम लोगों ने कहा कि एकत्रित होकर इस समाज को यहाँ एकत्रित करके और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और उम्मीद करते हैं कि ये आंदोलन बिहार में विकल्प खड़ा करेगा, बिहार में एक विकल्प खड़ा होगा जब दोनों को, नागनाथ और सांपनाथ को, दोनों को रगेदने का काम करेगा। इसलिए साथियों, सिर्फ एक हो जाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय जगदेव, जय संविधान।